हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं कक्षा 11वीं के बेसलाइन टेस्ट 2021 को। पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 23 अगस्त 2021 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बेसलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और इन टेस्ट की मदद से सरकार छात्रों का सर्वे करना चाहती है, जिसकी वजह से कमज़ोर छात्रों का आकलन आसानी से किया जा सकता है। सभी छात्रों को बेसलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना यानी भाग लेना है और करना चाहिए। इस बेसलाइन टेस्ट में 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब विकल्प पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन आपको रहेंगे, जिनका छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखना है और इन बेस टेस्ट का रिजल्ट शाला के प्राचार्य को ऑनलाइन छात्रों के अंक अपलोड करने होंगे। तो केमिस्ट्री टेस्ट के बेसलाइन टेस्ट के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे का ये पेपर रहेगा। यहाँ पे आप नोट संबंधित चीज़ें पढ़ लें कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। भाग 1 में समस्त प्रश्न बेसिक स्तर यानी कक्षा 9वीं के हैं और भाग 2 में समस्त प्रश्न कक्षा पूर्व कक्षा जो कि आपके 10वीं के हैं। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग 8 अंक आपको प्राप्त करना है। मतलब पार्ट ए में भी 8 अंक आना चाहिए और पार्ट बी में भी 8 अंक आना चाहिए, तभी आप उसमें उत्तीर्ण माने जाएंगे। इसके बाद एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि इनमें से आपके पास कौन सा डिजिटल संसाधन प्रतिदिन उपयोग हेतु उपलब्ध है। आपके पास व्हाट्सएप है तो आप व्हाट्सएप पर टिक करें। अगर आपके पास टीवी है तो टीवी पर भी टिक करें। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप इन पर भी कोई भी टिक नहीं करेंगे। आप कोई भी नहीं पे कट इस पर टिक कर देंगे कि आपके पास एक कोई भी नहीं है, इस पर सही टिक आप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा एक चीज़ और जान लें कि बेसलाइन सर्वे का उद्देश्य क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि कोविड लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों के लर्निंग यानी सीखने के लेवल पर अत्यधिक प्रभाव हुआ है, परंतु इस प्रभाव के स्तर की जानकारी नहीं है कि इसका कितना प्रभाव पड़ा है। तो हम विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर का आकलन नहीं करेंगे तब तक उन्हें फोकस्ड रूप से पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे। मतलब जब तक ये पता नहीं चलेगा कितने कमज़ोर हैं तब तक हम ये आगे की पढ़ाई नहीं करवा सकते, इसलिए सर्वे किया जा रहा है। तो इस हेतु 23 अगस्त से सभी कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बेसलाइन का सर्वे आयोजित किया जाएगा। इस सर्वे के रिजल्ट के आधार पर ही शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को उनके लर्निंग स्तर के अनुसार विभाजित कर पाएंगे और उनके लिए उपचारात्मक कक्षा रेमेडियल कक्षा संचालित कर पाएंगे। ठीक है, इसके आधार पर आप ये सब पढ़ सकते हैं, यहाँ देख लें। इसके बाद हम आते हैं आपके बेसलाइन का प्रारूप प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न चालू होते हैं। पार्ट ए के प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रीष्मकालीन में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन। कुछ पदार्थों को उनके लवण कणों के मध्य आकर्षण बलों के जो आकर्षण बल होते हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, उनके बीच में आकर्षण बल जो है उनके बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। तो आपको इसमें से बताना है कि से कौन सा सही है। तो जल है, वायु है, पवन है। आप जान सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में सबसे कम आकर्षण होता है गैस में। तो आपको पता है ये ऑक्सीजन गैस है, जल द्रव होता है और शर्करा आपकी ठोस होती है। तो ठोस में आकर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है और बढ़ते क्रम में ही इनको जमाया गया है। बढ़ते क्रम के आधार पर आपका शर्करा सबसे लास्ट में आएगा, जल बीच में रहेगा और इस प्रकार से आपका राइट आंसर ये माना जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है, आप इसको कन्फर्म कर लें। इसमें राइट आंसर जो गलत दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्प में वृद्धि करेगी। जल का वाष्प में बदलना कब होगा ज़्यादा, तो वो आपको बताना। तो जल के तापमान में वृद्धि करने पर जल के वाष्प में वृद्धि होती है। यहाँ पर कमी लिखा है तो ये उल्टा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो आप इसको कन्फर्म कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के तापमान में वृद्धि। ठीक है, इसके बाद शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है, इसका राइट आंसर सा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं। तो संचरण कहते हैं और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सममांगी प्रकृति की हैं। तो बर्फ जो है सममांगी प्रकृति का होता है। 7वें प्रश्न की बात करेंगे तो पूछा है कि निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो एक लोहे छड़ को मोड़ना जो है भौतिक परिवर्तन है। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकी के जो लोहे धातु का एक तार खींचना ये भी भौतिक हो सकता है, लेकिन इसमें राइट आंसर आपका सा वाला हो जाएगा। 8वां है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। तो लकड़ी का बुरादा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दिख रहा है आपको लकड़ी का दहन। जब भी दहन चीज़ आ जाती है आप समझ लें कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसके बाद पूछा है प्रश्न क्रमांक 9 में कि निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है।
तो 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है द जल के 1.2044 इंटू 10⁻25 अणु। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की, और 10वें में पूछा कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, ये सत्य नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें की, जिसमें पूछा है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N2। अगर रासायनिक का अकेले सब संकेत पूछते नाइट्रोजन का तो N हो जाता, रासायनिक गैस का रासायनिक प्रतीक पूछा है नाइट्रोजन का तो N2 हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक क्रिया भाग N2 ही लेता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Na। और निम्नलिखित में से प्रश्न कौन सा परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, तो इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो होता है वो 282, ये वाला क्रम जो है सही है, इसका आधार पर वितरण होता है इलेक्ट्रॉनों का। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14वें की, जिसमें पूछा रदरफोर्ड से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन हुआ तो उससे किसकी खोज की गई थी, परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी, जो कि रदरफोर्ड ने की थी। प्रश्न क्रमांक 15वें में पूछा कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, इनमें कौन सा तत्व प्रदर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी नहीं है। आपका जो राइट आंसर है इसमें 15 31, यानी 15 इसका क्रमांक और 31 इसका भार है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 15 दी गई है, और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर आपकी यहाँ पर 31 में से आप 15 को हटाएंगे तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी आपकी 16 होगी लगभग। ठीक है, जो भी दी हो आप देख लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है कि एल्यूमिनियम के एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, संकेत इसका Al है। आप इसके 13 को भरेंगे तो पहले को उसमें 2 भरते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में आपको 3 भर देना, तो इस प्रकार से 13 क्रमांक हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 8 3। इसके बाद आप बात करें प्रश्न क्रमांक 17 की, तो एक तत्व के आयन पर धनावेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो यहाँ पर 3 धनावेश लिखा है, यहाँ पर एक मिश्र प्रिंट है, 3 धनावेश है। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या उन्होंने लिखी है कि 27 है। तो उसमें जो पूछा है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन आप बता दें कि +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए, तो 13 जो परमाणु क्रमांक था बचेंगे 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का 10। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां। 18 में पूछा है कि एक संयुक्त वाले तत्व होता है, यहाँ पर -1 है, आप ये ध्यान रखें, -1 संयुक्त वाले तत्व होते हैं सदैव अधातु। 19 में पूछा कि परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या है, तो प्रथम मॉडल जो दिया था वो दिया था J.J. थॉमसन ने। ये आपका यहाँ पर गलत आंसर दिया है, नील्स बोर। ठीक है, J.J. थॉमसन ने प्रथम मॉडल दिया था परमाणु का। इसके बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन युक्त परमाणु का भार होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन युक्त परमाणु का भार होगा, यहाँ पर राइट आंसर है 7। ठीक है, प्रोटॉन कितने थे उसमें 3 और न्यूट्रॉन कितने थे 4। इस प्रकार से यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक आता है 21वां, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है इसमें से आपको बताना है सही। तो सास का राइट आंसर हो जाएगा, जल में लवण का विलय होना भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। जब भी दहन आए तो रासायनिक परिवर्तन होता है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा कि निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये आप देख लें अपने पेपर में। उसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। 23वां प्रश्न है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, जब भी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। राइट आंसर उसका हो जाएगा बा। प्रश्न क्रमांक 24वें में दिया है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। तो जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मूल अनुपात है। तो हाइड्रोजन जब भी जल को अपघटित करते हैं तो ये हाइड्रोजन आपको देख रहे हैं कि 2 हैं, तो इसका मतलब आपके 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे। ऑक्सीजन 1 है तो 1 मुक्त होगा, इसका मतलब 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 25वें प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, जो ऊष्मा को अवशोषित करके जो है विक्रिया होती है। तो जल का वाष्पीकरण जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है।
26वां प्रश्न है कि क्या होता है जब अम्ल को क्षार में मिलाते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लवण का निर्माण। 27वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता, मतलब जल के अणु उसमें नहीं रहते हैं, तो वो है राइट आंसर बेकिंग सोडा। क्योंकि नीलत होते में 5 जल के अणु रहते हैं, धावन सोडे में भी आपके जल के अणु रहते हैं, ठीक है, जिप्सम में भी आपके जल के अणु रहते हैं, ठीक है, 2 जल के अणु। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटना बस सांद्र HCl के कुछ बूंद गिर जाते हैं, उसे क्या करना चाहिए? हाथ को लवणीय जल से धोएं, हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। सा है कि हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। तो इसका राइट आंसर यही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, साथ में जल की अधिक मात्रा से धोएं तो वो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की, जिसमें पूछा है कि सामान्य लवड़ा रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? मतलब रसोई में तो उपयोग होता है लेकिन कच्चे माल के रूप में भी उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला नमक। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है नींबू का रस। प्रश्न क्रमांक 31 की बात करते हैं। तो आयरन और भाप, मतलब आयरन और जल, यानी लोहा और जल की क्रिया लंबे समय तक जब होती है तो आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे? तो Fe2O3 इसमें से हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की, जिसमें पूछा है कि अम्ल विलयन में किस आयन को उत्पन्न करता है? तो अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, H+। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। 33वां है कि सावन के अणु में होता है तो जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ। 35वां है कि ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होते हैं को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्काइन। इसके बाद पूछा 36वें प्रश्न में कि पेंटेन के अणु सूत्र में कितने बंध हैं? तो 17 सहसंयोजक बंध होते हैं। मेनली आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम है या परमाणु भार के? तो मेनली की आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो थे व्यवस्थित थे तत्व। तो साइंस का राइट आंसर हो जाएगा, ये मिस्टेक यानी गलत दिया हुआ है, इसको आप गलत मतलब करेंगे, इसको सही आंसर में आपको ये करके आना। बात करते हैं 38वें प्रश्न की, जिसमें पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त तत्व किस समूह में है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिया है, कुछ छूटा हुआ है, तो आप इसका जो राइट आंसर है वो 18 यहाँ पर दिया होगा। 2 और 8, 2 और 8 इसमें दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त जो तत्व है वो किस समूह में आएगा? तो वो आएगा 18वें समूह, क्योंकि 8 और 2 10 होता है, 2 10 जो है वो नियॉन का है, जो कि 18वें समूह का तत्व है। 39वां है कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। 40वां है बंकमनिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है। तो बंकमनिस्टर फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है, जो कि हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है माने गए हैं। बंकमनिस्टर फ्लोरीन एक जो है फुटबॉल जैसी संरचना होती है, जो कि कार्बन का अपर रूप है। तो ये थे आपके 40 प्रश्न कक्षा 11वीं के। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।